अंदाज में। नो मिसेस, अब मैं चाहूंगा वही होगा। तो हमारे साथ है जादूगर ओपी शर्मा जूनियर और आज हम इनसे बात कर रहे हैं जादू और विज्ञान को लेकर कि किस तरह से मंच पर कोई ट्रिक जादू और विज्ञान के मिश्रण से लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है। बहुत सारी बातें हमने इनसे की और अब हम इनसे जानना चाहते हैं जादू की उन ट्रिक्स के बारे में जो आने वाले समय में हम इनके शो के ज़रिए देख सकेंगे। जब कभी जादू की बात चलती है तो याद आता है एक ही नाम जो देश और विदेश दोनों जगह उतना ही फेमस है जितना हिंदुस्तान में या आजकल जयपुर में। जादूगर ओपी शर्मा जूनियर इन दिनों जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में अपना तिलिस्मी चेहरा, जादू और इससे ज़्यादा कई हैरत अंगेज़ कारनामे और ट्रिक्स दिखा रहे हैं। आज हम बात करेंगे जादूगर ओपी शर्मा जूनियर से और जानेंगे उनके इन जादू के कारनामों के बारे में, किस तरह से एक जादू साइंस और प्रैक्टिस का मिश्रण बनकर मंच पर उतरता है। सबसे पहले स्वागत करते हैं जादूगर ओपी शर्मा का। नमस्कार जी। ओपी जी, मुझे ये बताइए कि जादू का जब हम नाम सुनते हैं तो ये कितना जादू होता है और इसमें साइंस का क्या रोल होता है? देखिए, जादू ये पूरी तरीके से विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कला है जो काफ़ी प्रैक्टिस के बाद दर्शकों को मनोरंजन के लिए प्रस्तुत की जाती है। एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा ओपी जी आपसे कि जब हम किसी ट्रिक को मंच पर प्रस्तुत करते हैं तो किन किन चीज़ों की हमें सावधानी बरतनी होती है, ख़ासकर जब कोई नई ट्रिक आप बनाते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद पहली बार जब मंच पे परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कितना मुश्किल या चैलेंजिंग होता है उस ट्रिक को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना? देखिए, ये कोई भी जो प्रस्तुतिकरण या नया आइटम हम लोग दर्शकों के सामने लेकर आते हैं उसके पीछे बहुत लंबी वर्किंग, बहुत लंबी तैयारी होती है। हम लोग की एक रिसर्च टीम है जो लगातार इस पे काम करती है, जो नए नए प्रयोग क्या हम प्रस्तुत कर सकते हैं और मार्केट के अंदर या दूसरे देशों में क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं उसके उनको कम्पिटिटिव देखते हुए हम कोई डिसीजन लेते हैं कि हमें ये चीज़ तैयार करनी है। फिर उसके बाद हमारी जो रिसर्च टीम है वो उस पे वर्किंग करती है। जब ये डिसाइड हो जाता है कि हाँ ये आइटम हमें दिखाना है, फिर उसका प्रोडक्शन होता है। हमारे पास उसका पूरा प्रोडक्शन हाउस है, हमारी वर्कशॉप है, हमारे अपने कारपेंटर हैं, हमारे अपने पेंटर हैं, हमारे अपनी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग टीम है, कोरियोग्राफर हैं, डायरेक्टर हैं, जो स्टेप टू स्टेप चीज़ों आगे बढ़ती जाती है। और तैयार होने के बाद फिर समय आता है प्रैक्टिस का, रिहर्सल्स होती है। रिहर्सल में जब वो चीज़ ओके हो जाती है तब जाके हम लोग दर्शकों के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। एक बहुत सामान्य सी बात है, आमतौर पर आम लोगों के लिए जादू जो है वो एक ऐसा पिटारा है जो लोगों को हैरत अंगेज़ कारनामे दिखाने से तो अचंभित कर देता है। विज्ञान जो है आपकी टीम, जिसमें मैं जितना जानता हूँ उतना ही है कि इंजीनियरिंग की एक पूरी टीम आपके साथ काम करती है। तो जब किसी पर्टिकुलर ट्रिक को आप लोग शुरू करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करते हैं, तो एक ट्रिक को बनने में, उसको तय होने में कि भाई ये अब मंच पर जाने की स्थिति में है, कितना समय लग जाता है? साथ ही कभी कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा अनुभव आपके साथ हुआ हो जो बहुत यादगार हो या किसी ट्रिक को सीखने में आपको जो है काफ़ी टाइम लगा हो? देखिए, ये तो किसी भी आइटम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा आइटम पे वर्किंग चल रही है। कुछ आइटम महीने 2 महीने में भी तैयार हो जाते हैं, कुछ सालों लग जाते हैं तैयार होने में। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम लोग प्रयास के बाद भी किसी न किसी कारण वो पेंडिंग रह जाती है, तो फिर वो प्रोसेस में कभी कभी मतलब साल 2 साल 3 साल भी चीज़ें कंप्लीट होने में टाइम लग जाता है। अभी जैसे कोरोना पीरियड रहा तो ये जैसे कहते हैं ना कि हम लोगों ने आपदा को भी अवसर में इसको बदला। ये जनरली हम लोग बहुत कम ऐसा होता है कि फ्री टाइम होता है हम लोगों के पास, तो वो एक 1.5 साल का हम लोग को ऐसा समय मिला
और इत्तेफाक हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा कि हमारी जो अपनी कोर टीम है, जो ख़ास तौर से नई चीज़ों पे काम करती है, ये सभी हम लोग उस पीरियड में एक साथ एक ही जगह पे थे। जो हमारा मुख्यालय है, निवास भी है भूत बंगला कानपुर में, तो उस समय को हम लोगों ने पूरा यूटिलाइज़ किया और नई नई चीज़ें उस समय हम लोगों ने खाली समय में वर्किंग किया, उसमें उसकी तैयारी की और उसका बहुत फ़ायदा मिला कि हम कोरोना के बाद जैसे ही शोज़ चालू हुए, पब्लिक का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो वो हम नई नई चीज़ें तुरंत लेकर आ गए, जिसमें हमको जनरली 3 साल 4 साल लग जाता अगर वो चीज़ें हम चलते शो में तैयार करते। अभी तिलस्मी चेहरा एक नया प्रदर्शन हम लोग दिखा रहे हैं, माई मैजिक दिखा रहे हैं, जादू की रहस्यमयी दुनिया। वैसे जयपुर के लिए तो लगभग सारा ही शो हमारा नया है, क्योंकि हम लोग जयपुर 7 सालों के बाद आए हैं और इन 7 सालों में लगातार चीज़ें बदलती रहीं और नई नई चीज़ें हम लोग जोड़ते रहे। तो जयपुर वासियों के लिए तो बिल्कुल ही नया शो है। और जैसा आपने पूछा था कि कितना समय लगता है, तो ये चूँकि हम लोग को कोरोना वाला समय मिला, तो हम लोग इस पीरियड में बहुत सारी नई चीज़ें तैयार की और आज लोगों को दिखा रहे हैं और बहुत पसंद की जा रही। आपके दिवंगत फादर श्री ओपी शर्मा सीनियर जी जो हैं, उनके साथ आपने करीबन दुनिया भर में, देश और दुनिया में 40,000 से ज़्यादा शो किए हैं। अभी 18 तारीख को वर्ल्ड फादर्स डे था। आपके फादर से आपको विरासत में जो चीज़ें मिली हैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, और आज जब वो नहीं हैं तो उनका आशीर्वाद आपके साथ किस तरीके से बना हुआ है, और वो कौन सी बातें उनकी, वो कौन सी ट्रिक्स और जादू या मैजिक जो है जिसे आप अपने लिए अपने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं? देखिए, मेरा तो बहुत सौभाग्य ही है कि जब तक पिताजी थे तब तक पूरा उनका साथ और आशीर्वाद मिला। मेरा जन्म ही इस जादुई वातावरण में हुआ और 3 साल की उम्र से ही मैंने स्टेज परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दिया था और बचपन में पिताजी के साथ रेगुलर स्टेज शेयर करता रहा। बाद में कमर्शियल शोज 71 से हम लोग कमर्शियल शोज़ कर रहे हैं और मुझे लगभग 32 साल हो गया कमर्शियल स्टेज शो परफॉर्म करते हुए। तो बहुत लंबा समय पिताजी के साथ हम लोगों ने स्टेज शेयर किया है और स्टेज ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग के बीच बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही। एक अच्छे दोस्त की तरह हम लोग रहते थे, अच्छे दोस्त की तरह काम करते थे और लगातार नई नई चीज़ों पे मिल के हम लोगों ने डिस्कशन किया, चीज़ें तैयार की। और पहले क्या था कि हम लोग अलग अलग शोज़ करते थे, जैसे दिन में हम लोग 2 शो करते थे, तो 1 शो पिताजी दिखाते थे, 1 शो हम दिखाते थे। तो वो समय हमारे लिए बहुत अच्छा रहता था। जब हम शो दिखाते थे, पिताजी ऑडियंस में बैठते थे और ऑडियंस के बीच से बैठ के जब शो देखते हैं, तब आपको एक्चुअल ऑडियंस का व्यू समझ में आता है कि आपको आपकी क्या चीज़ पब्लिक पसंद कर रही है और क्या चीज़ ना पसंद कर रही है, और ऑडियंस व्यू से क्या चीज़ किस तरीके की महसूस हो रही, कैसी अच्छी लग रही है या उसका व्यू कैसा आ रहा। तो इसका हमें बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि वो जब दिखाते थे तो हम ऑडियंस में बैठते थे और फिर बाद में कुछ पिताजी की तबीयत ख़राब रहने लगी तो वो पूरा शो नहीं दिखाते थे। हम लोग दोनों लोग मिल के कुछ आइटम वो दिखाते थे, बाकी शो हम दिखाते थे। तो काफ़ी लंबी समय तक हम लोगों ने इस तरह से शो किया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ रही कि उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और चूँकि वो बहुत अच्छे, चूँकि इंजीनियर वो भी थे, इंजीनियर मैं भी हूँ। मैं अपने आप को इंजीनियर ज़्यादा और कलाकार कम मानता हूँ, लेकिन पिताजी जितने अच्छे इंजीनियर थे उससे बहुत अच्छे कलाकार थे। तो उनकी जो कला आर्ट के अंदर जो महारत थी उसका हमें बहुत फ़ायदा मिला। बहुत सारी गलतियाँ त्रुटियाँ हम करते थे जिसको वो उनके गाइडेंस की वजह से हम ठीक कर पाए और आज उसी का, उनके आशीर्वाद का और उनके जो दिशा निर्देश का ही रिज़ल्ट है कि हम लोग लगातार दर्शकों के बीच अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अब इस जयपुर के अंदर हम लोग लगभग 17-18 दिन से शो कर रहे हैं और लगातार हमारे 3 शो हो रहे हैं और सभी शो हाउसफुल जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिरला ऑडिटोरियम इस शहर का सबसे अच्छा
ऑडिटोरियम है, बहुत अच्छी सिटिंग कैपेसिटी है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है इसके अंदर। तो उसका भी इस बार का जो हम शो लेकर आए हैं उसका भी हमें दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और ये बहुत अच्छी बात है मैजिक के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इस कला को देखने आ रहे हैं। ये मतलब आगे के लिए भी बहुत अच्छी बात है जादू समाज के लिए, जादू कला के लिए कि हर तरीके के दर्शक हमें मिल रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग, बड़े से बड़ा, चूँकि बिरला ऑडिटोरियम में है तो इसका ये भी फ़ायदा है कि एलीट क्लास जो है, जो हाई क्लास है, उसको इस तरह के शोज़ में आने के लिए ज़रा भी संकोच नहीं करना पड़ रहा है। तो इसका रिस्पांस भी है और सबसे बड़ी बात कि जो इस समय जो हमारे शो की कंपोजिंग चल रही है, जो हमने लेटेस्ट चीज़ें शामिल की है, उसको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। ये एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी ट्रिक है, जैसे आप क्योंकि देश और दुनिया आपने पूरा घूमा है, शो किए हैं, अलग अलग जादूगरों से मिले हैं, अलग अलग देश के जादूगर, वहाँ के कल्चर से मिले हैं, वहाँ की जो ट्रिक्स हैं वो देखी हैं आपने ऑडियंस में बैठ के भी और स्टेज के साथ भी। ऐसी कौन सी ट्रिक है जो आने वाले समय में आप परफॉर्म करना चाहेंगे, या कोई ऐसी ट्रिक जो आपके फादर जो हैं वो करना चाहते थे लेकिन किसी वजह से वो चीज़ें टल गई, नहीं हो पाई, उनका कोई ऐसा सपना किसी जादू को लेकर, किसी ट्रिक को लेकर जो आप पूरा करना चाहते हो? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ हम लोग क्षेत्रीय स्तर पे लोकल जहाँ शोज़ करते हैं वहाँ कुछ चीज़ें प्लान करते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ की जाएगी। तो कई बार ऐसा हुआ कि जैसे हम लोग एक प्रदर्शन करते हैं, पहले अपने स्टेज शो से कार गायब करते थे, हाथी गायब करते थे। कई बार बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को इसी जयपुर के अंदर वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उनको स्टेज पे बुला के स्टेज से गायब किया था हम लोगों ने। काफ़ी दिन तक चर्चा में रहा। छत्तीसगढ़ में हमने शो किया, वहाँ मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, उन्होंने जादुई मंच पर अपना इस्तीफ़ा दे दिया जादू के एक आइटम प्रभाव में आकर एक आइटम के अंदर। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, कहीं कहीं बहुत चीज़ें हम लोग प्लान करते हैं। हम लोग ने जैसे मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में हम लोग विधानसभा गायब करने का हम लोगों ने ऐलान किया था और उसकी पूरी तैयारी थी, लेकिन उसकी हमें शासन से अनुमति नहीं मिल पाई तो हम लोग वो नहीं कर पाए। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम लोग चाहते हैं वो नहीं भी हो पाता है। और जहाँ तक अभी की बात है, हम लोग बहुत सारे ऐसे नई चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हो सकता है अगले वर्ष या उसके बाद हम लोग जब दोबारा जयपुर आए तो वो चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। अच्छा शर्मा जी, एक चीज़ ये बताइए, आपकी जो ड्रेस है मंच के ऊपर जब आप किसी ट्रिक को परफॉर्म करते हैं तो ये जो आपकी ड्रेस है, साथ में जो पीछे बैकग्राउंड में चलता हुआ म्यूज़िक है, लाइटिंग है और तमाम जो प्रॉप्स आप यूज़ करते हैं, ये किसी ट्रिक को परफॉर्म करने में कितना आपको सहायता देती हैं, कितना आपको सपोर्ट करती हैं, और ये किस वजह से किया जाता है? जादू तो आप नॉर्मल कपड़ों में भी दिखा सकते हैं, ये किस वजह से होती हैं सारी चीज़ें, थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो चीज़ें आपने पूछी, एक्चुअली जिस तरह का शो हम लोग करते हैं, इस तरह के प्रदर्शन का आधार ही सारा यही चीज़ें हैं। हम लोग टीम वर्क में काम करते हैं और जो जादू में भी अलग अलग विधाएं, मतलब कई क्षेत्र हैं उसके, जिसमें जो सबसे बड़े प्रारूप में दिखाया जाता है वो है इल्यूज़न बेस्ड शो, जिसको हम लोग करते हैं। तो ये टोटली इल्यूज़न के ऊपर डिपेंड करता है। इल्यूज़न क्रिएट करते हैं हम लोग, और कोई भी इल्यूज़न क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सेट्स होते हैं, बड़े बड़े सेट्स होते हैं, लाइटों का कम्बिनेशन होता है, कलर का कम्बिनेशन होता है, म्यूज़िक का कम्बिनेशन होता है, जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं उसका कम्बिनेशन होता है। ये सारी चीज़ें मिला के अलग अलग इल्यूज़न क्रिएट किए जाते हैं, तभी वो एक जादू तैयार होता है। तो जहाँ तक जो चीज़ें आपने पूछी पोशाक, ड्रेस के बारे में, ये इंडिया के अंदर जो मैजिक के अंदर पहले बहुत क्लासिकल तरीके से कॉस्ट्यूम यूज़ होता था। बेसिकली जादूगर मतलब एक शेरवानी, एक पगड़ी और चूड़ीदार पैजामा,
पैरों में नागरा, यही वेशभूषा जादूगरों के लिए तय क्या की गई थी। चूँकि जादू, देखिए जादू का जन्म अपने ही देश से हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व में चारों ओर जादू फैलता गया। और चूँकि जादू में मैंने पहले ही बताया कि विज्ञान और तकनीकी का बहुत योगदान है, तो जैसे जैसे जिन देशों के अंदर तकनीकी ज़्यादा मजबूत है या शासन प्रशासन का मैजिक के प्रति रुझान या सहयोग ज़्यादा है, वहाँ ये कला ज़्यादा फली फूली। लेकिन जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो इसका प्रेजेंटेशन है, ये आज भी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इंडिया का जादू सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है अपनी परफॉर्मेंस, अपने प्रेजेंटेशन की वजह से। मैं बात कर रहा था जादू की शुरुआत की, तो पहले इसको राजा महाराजा के दरबारों में मदारी वगैरह दिखाया करते थे, लेकिन इस जादू कला को सड़क पर से उठाकर स्टेज पर लाने का पूरा श्रेय भारत के स्वर्गीय जादूगर पीसी सरकार सीनियर जो थे उनको जाता है। उन्होंने ही जादू को के नाम को इतना मतलब प्रभावशील बनाया और जादू को इतना महत्वपूर्ण बनाया। तो उनकी जो वेशभूषा थी वो हमेशा शेरवानी, पगड़ी और चूड़ीदार पैजामे में पूरी ज़िंदगी उन्होंने शो किया। तो उनकी वजह से जादूगर की जो पोशाक वही मानी जाती रही। लेकिन इसमें जादूगर केलाल, उनका भी देहांत हो गया। उन्होंने शुरुआती दौर में जादू को बहुत रंगीन बनाया, कलरफुल ड्रेसें इस्तेमाल करना चालू की। उसके बाद फिर हम लोगों ने जादू में पोशाकों के अंदर ख़ास तौर से इतनी विभिन्नता लाई और उसका बड़ा हमको प्रोत्साहन मिला लोगों का। इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया कि इस पर हम लोगों ने बहुत काम किया और नई नई पोशाकें तैयार की। और देखिए जादू बहुत कुछ साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। आप जब घर से चलते हैं तो आपके अंदर जादू वहीं से चालू हो जाता है। आप जब शहर में होर्डिंग्स देखते हैं, विज्ञापन पढ़ते हैं, टीवी में विज्ञापन देखते हैं, कवरेज देखते हैं, तो आपके दिमाग में जादू का एक इमेज बनती है और आप वही मान के घर से चलते हैं कि हम जादू देखने जा रहे हैं। और जादू में आते हैं, किसी ऑडिटोरियम में पहुंचते हैं, वहाँ सब बहुत सारे होर्डिंग्स, बोर्ड्स, पेंटिंग्स सब लगी होती हैं, जिससे आप उस वातावरण में और गहराई से मतलब साइकोलॉजिकल तरीके से उसके प्रभाव में आते जाते हैं। जैसे ही आप ऑडिटोरियम के अंदर बैठते हैं, बहुत सारी लाइट्स, म्यूजिक स्टार्ट होती है, एक बड़ा सा सेट खुलता है, एक बहुत ग्लैमराइज ड्रेस में मैजिशियन अपीयर होता है, तो वहाँ तक ही 90-95% तो आपके ऊपर जादू काम कर चुका होता है, लेकिन उस समय तक कोई ट्रिक दिखाई नहीं गई होती है, फिर भी आप पूरे जादू के प्रभाव में आ चुके होते हैं। उसके पीछे जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, जो उसमें ड्रेस भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये बात हुई पोशाक की। सेटिंग भी बहुत, क्योंकि आजकल जो भव्यता भी बहुत ज़रूरी है। लोग भव्यता को बहुत पसंद करते हैं और उसका एक इम्पोर्टेंस भी बढ़ती है। तो जितना भव्य तरीके से, जितना भव्य आपका सेट होगा, जितनी आपके प्रॉप्स बड़े और इफ़ेक्टिव होंगे, जितना कंपोजिंग सेट्स का ग्लैमराइज होगा, उतना ज़्यादा रिस्पांस मिलता है, लोग पसंद करते हैं। और यही वो वजह है कि हिंदुस्तान में, विश्व में हम लोग का जादू श्रेष्ठ जादूगरों में गिना जाता है। और नंबर ऑफ शोज़ जो हमारे हैं अभी तक, जो हम लोगों ने किए हैं, ये विश्व में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ शोज़ है। इसका कोई वैसे हमारे पास प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं, जो लोग नंबर ऑफ शोज़ क्लेम करते हैं, उनसे हमारे शोज़ बहुत आगे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, किसी भी जादू की ट्रिक के 3 सोपान, 3 आयाम कौन से होते हैं? बिगिनिंग, फिर उसके बाद मध्यांतर आता है, फिर एंडिंग होती है। ये थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि किसी जादू को कितने चरणों में पूरा किया जाता है? देखिए, जादू में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिसमें पहली चीज़ है जो है वो है प्रैक्टिस, और जो दूसरी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंस है वो भी प्रैक्टिस ही है, और तीसरी और आखिरी चीज़
वो भी प्रैक्टिस। जादू को कितनी भी अच्छी ट्रिक्स हो, कितना भी अच्छा सामान हो आपके पास, सब कुछ सामान से होता हो, फिर भी बगैर प्रैक्टिस के आप अच्छा प्रस्तुतिकरण नहीं दे सकते। तो जादू में जो आपने पूछा कि जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो प्रैक्टिस है। तो ये थे जादूगर ओपी शर्मा जूनियर, और इनके शो के लिए आप लोग जब भी क्या नाम है आएंगे, आपको हमेशा एक नया रोमांच और नई खुशी देखने को मिलेगी। परिवार और बच्चों के साथ ज़रूर आएँ और इनका जादू देखें। कैमरामैन संजय शर्मा के साथ मोहम्मद इमरान, पत्रिका टीवी। नो मिसिस, अब मैं चाहूँगा वही होगा।